हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। दोबारा से फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है नविंदा यूट्यूब चैनल, आप सभी का यूट्यूब चैनल। तो भाई पिछले कुछ दिनों से हमारा चैनल बंद था और ना तो मैं इस पर लॉगिन कर पा रही थी और ना ही कोई भी वीडियो अपलोड हो पा रही थी। ठीक है, तो 3-4 दिन लग गए इसको ओपन होते होते, आईडी को अपडेट होते होते। ठीक है, तो अब दोबारा से हमने इसमें रिकवरी की है और दोबारा से आपके लिए दोबारा से वही वीडियोस, दोबारा से वही सेशन, कोर्स वही चलेगा जो अब से चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चंस। नॉलेज एंड करिकुलम हमने लास्ट में डिस्कस किया था जिसमें मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की थी। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो नेचर क्या है नॉलेज की, और ये बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम आपको पता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, किस बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए व्हाट इज़ नॉलेज, मीनिंग क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर आपसे ये पूछ ले नेचर स्कोप क्या है इसका, तो स्टार्टिंग में आपको इसका मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बतानी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो इसकी। उसके बाद आप बताओगे कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो ज्ञान को भली भांति समझने के लिए उसकी प्रकृति का होना अति आवश्यक है और हम यहाँ ज्ञान की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान की प्रकृति को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको मीनिंग डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो बुक मैंने ली है वो ठाकुर पब्लिकेशन की है, आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, आप उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट बताया है ज्ञान एक साधन के रूप में है, दूसरा इन्होंने बताया है ज्ञान एक साध्य के रूप में है, और तीसरा इन्होंने बताया है ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें कि इन्होंने ज्ञान की जो नेचर है, ज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इनका कहना है ज्ञान एक साधन के रूप में है। ठीक है, नॉलेज एज ए मीन्स, तो इनका कहना है ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो। मतलब जब हम नॉलेज को प्राप्त करके किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो क्या होता है, हमारी नॉलेज क्या है, डेवलप हो जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। जैसे सीखने का सिद्धांत एक ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाता है जब सीखने के सिद्धांत का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। तो इनका क्या कहना है कि जो नॉलेज होती है वो साधन कब बन जाती है, जब सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। जो हम सीख रहे हैं उस प्रक्रिया को समझने के लिए जब हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं उसके, तो तब उस टाइम पर वो नॉलेज क्या हो जाती है, हमारे लिए एक साधन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम नॉलेज ले रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है उसके बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं, तो जब उस टाइम पर उस नॉलेज का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉलेज क्या हो जाती है, एक साधन के रूप में हमारे साथ काम करती है। ठीक है, तब हम कुछ भी सीखते हैं या फिर समझते हैं, तब ज्ञान का प्रयोग हम एक साधन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इनका यही मानना है कि जब हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो उस ज्ञान का प्रयोग हम एक साधन के रूप में करते हैं। कोई भी नॉलेज हम लेते हैं तो उसका प्रयोग, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, नॉलेज उस टाइम पर एक साधन का काम करती है हमारे लिए। ठीक है, समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ये आप लाइन छोड़ देना, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप यहाँ तक कर सकते हो कि कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं या फिर जिसके जो प्रोसेस हमारी चली हुई है, कोई भी टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं, तो नॉलेज की ज़रूरत हमें पड़ती है। और उस टाइम पर जो नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो अर्जित कर रहे हैं, वो क्या होती है, हमारे लिए एक साधन के रूप में काम करती है। ठीक है, कुछ भी हम सीखते हैं या फिर कुछ भी हम समझते हैं, तब वो जो नॉलेज होती है हमारे पास, वो क्या हो जाती है, एक साधन के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है ज्ञान प्राप्त करके उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। मतलब जो नॉलेज हमने ली है उसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें उसको,
तब वो क्या हो जाता है, हमारे लिए जो नॉलेज है वो एक साधन के रूप में काम करता है। इस प्रकार ज्ञान का किसी वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, जैसा सीखने का सिद्धांत को कक्षागत परिस्थितियों में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई शिक्षक है जिसने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, अपनी स्किल इम्प्रूव की हुई है और उसको अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करता है, कहाँ पर, अपनी क्लास में। ठीक है, तो इनका यही मानना है कि जो नॉलेज हमारे पास है, जो नॉलेज हमने प्राप्त की है, उसका हम रियल लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या एक साधन का रूप ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं इसको। ये देखिए, ज्ञान की सहायता से समझ विकसित करने के बाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? नॉलेज का। जो नॉलेज हमने ली है उसको हम रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो नॉलेज हमने ली है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और वो हमारे लिए नॉलेज क्या होगी, एक साधन होगी। ठीक है, जब हम ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करके अपने कार्य को आसान या फिर उपयोगी बनाते हैं तब ज्ञान एक साधन के रूप में हमारी सहायता करता है। मतलब कोई भी चीज़, सिर्फ यहाँ पर नॉलेज नहीं ले रहे हम, कोई भी चीज़ हमारे लिए हमारे पास है और उस चीज़ का यूज़ हम कर रहे हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या एक साधन होता है। उसी तरह से इनका मानना है कि जो नॉलेज हमारे पास है या नॉलेज हम ग्रहण कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसका यूज़ हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं किसी भी काम को आसान करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक साधन होती है और साधन के रूप में हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि विज्ञान के नियमों को जब हम जीवन में प्रयोग करते हैं, मतलब जो विज्ञान के जो नियम होते हैं, जो साइंस में पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं, एक बीज को रोपा जाता है, फिर वो कैसे डेवलप होता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, रोशनी, ये सब पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्लास में साइंस में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसी काम को जब बच्चे अपनी रियल लाइफ में जोड़ते हैं तो वो जो नॉलेज उन बच्चों को मिली है वो क्या हो जाती है, एक साधन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को देख सकते हो। भाषा के ज्ञान का प्रयोग हम व्यवहारिक संचार के रूप में करते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में मशीनों व घरों के निर्माणों में प्रयोग करना आदि सिद्ध करता है कि ज्ञान एक साधन है। मतलब जो इंजीनियर होते हैं उनके पास जो नॉलेज है और जो मशीन काम करती हैं, हमारे घरों में जो मशीन काम करती हैं, कोई भी आप लगा सकते हो, फ्रीज है, कूलर है, AC है, वॉशिंग मशीन, तो वो क्या है, एक साधन के रूप में है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। जो एनालिसिस हम करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का, तो इनका कहना है कि जो नॉलेज हमारे पास होती है जब हम उस नॉलेज का यूज़ एनालिसिस करने के लिए हम करते हैं तो वो क्या होती है, एक साधन के रूप में हमारे पास होती है। ठीक है, विश्लेषण की योग्यता यदि उद्देश्य हो तो ज्ञान एक साधन के रूप में इसमें सहायक सिद्ध होता है। इनका कहना है कि जो एनालिसिस हम करते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, एनालिसिस करना है, उस टाइम पर जब हम अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं तो वो नॉलेज हमारे पास उस टाइम पर क्या एक साधन का काम करती है। ठीक है, कोई भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। अभी हमारा उद्देश्य क्या, एग्ज़ाम क्रैक करना है, और जो हमने हमारा जो मोटिव है या फिर हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, और उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हम अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो नॉलेज हमारे लिए क्या होगी, एक साधन का काम करेगी। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग कई बार हम परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी करते हैं। ऐसा ज्ञान जो विश्लेषण करने के काम आता है, एक साधन के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया गया है। मान लीजिए विज्ञान से संबंधित किसी तथ्य का ज्ञान छात्रों को करा दिया जाता है और छात्र इस ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के विश्लेषण में कर रहे हों, तब ज्ञान एक साधन का रूप बन जाता है। तभी मैंने अब आपको बताया था कि एक बीज को कैसे रोपा जाता है, उसको कैसे इंक्रीज उसको किया जाता है, उसमें खाद पानी डाला जाता है, उसको रोशनी दी जाती है, सूर्य का प्रकाश उसको दिया जाता है। तो कैसे कैसे बच्चे पहले तो उस चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, फिर उसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, और जो नॉलेज बच्चों ने पढ़ी और अपने रियल लाइफ में वो यूज़ कर रहे हैं उसका, तो उस टाइम पर जो नॉलेज बच्चों के पास है वो क्या हो जाती है, एक साधन का काम करती है। ठीक है,
उसके बाद इनका कहना है कि ज्ञान को संश्लेषण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ नया सर्जन करने से संबंधित है। मतलब इनका कहना है कि जो हमारे पास नॉलेज है उससे हम कुछ अलग करें, कुछ क्रिएटिव करें। जो हमारी क्रिएटिविटी होगी वो हमारे लिए क्या होगी, जो नॉलेज हमने ग्रहण की है वो हमारे लिए साधन का काम करेगी। और जो हमने नॉलेज ग्रहण की हुई है, जो अर्जित की हुई है नॉलेज, उससे हम कुछ भी नया कर सकते हैं, समथिंग न्यू क्रिएट। ठीक है, तो कुछ भी हम नया करेंगे, क्रिएटिव करेंगे तो हमारे लिए नॉलेज क्या होगी, एक साधन का काम करेगी। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक साधन के रूप में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हवा को उत्पन्न करने के जो नियम है, सिद्धांत हैं, उसी का प्रयोग करके हवाई जहाज के उड़ाने की प्रक्रिया को समझा जाए तो इस परिस्थिति में हवा से संबंधित ज्ञान साधन बन जाता है और हमारे लिए पृष्ठात्मक को जन्म देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने हवा के बारे में देखा था कि हवा कैसे चलती है, उसे पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, लेकिन उसी हवा का प्रयोग हम जहाज उड़ाने के प्रक्रिया में उसको समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए क्या एक साधन का काम करती है। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि ज्ञान को मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाए जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब इनका ये कहना है कि जो नॉलेज हमारे पास है उसका हम इवैल्यूएशंस करें तो भी जो नॉलेज है वो हमारे लिए क्या होगी, एक साधन का काम ही करेगी। ठीक है, तो जो नॉलेज है उससे हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशंस कर सकते हैं, या फिर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो लास्ट में हम उसका इवैल्यूएशंस कर सकते हैं, किसकी वजह से, नॉलेज की वजह से। ठीक है, मूल्यांकन का एक शैक्षिक उद्देश्य होता है जिसमें किसी परिस्थिति के अवलोकन के उपरांत उससे संबंधित निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई भी काम हम करते हैं उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है, उसके बाद क्या होता है, इवैल्यूएशंस किया जाता है उसका। ठीक है, हाँ जी, यदि हमारे पास ज्ञान है तो उसका निष्कर्ष आसानी से निकलता है और वह भी वैध होता है। इस प्रकार ज्ञान हमारे लिए क्या एक साधन के रूप में काम करता है। तो इन्होंने क्या क्या बताया है, किस तरह से हमारी जो नॉलेज है वो हमारे लिए क्या है, एक साधन का काम करती है। मतलब जो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, जो नॉलेज हम अर्जित करते हैं, उसको जब हम अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग उसकी होती जाती है, उसको हम समझते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो क्या हो जाता है, नॉलेज क्या हो जाती है उस टाइम पे एक साधन का काम करती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपको। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान एक साध्य के रूप में है। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया गया हो, जिसे प्राप्त करना हमारा उद्देश्य हो, जैसे कई प्रत्ययों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष, सीमाएं आदि। मतलब जो हमारे पास नॉलेज है वो एक साध्य कब बन जाती है, जब हम कोई भी उद्देश्य लेकर चलते हैं और जो हमारा उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाता है। कई जो कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, तो हमारा उद्देश्य है ये सब जानना। उसके बाद ये कहते हैं कि ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो, या फिर अर्थात परीक्षा में सफल होने के लिए ज्ञान का संग्रहण करना हो, उसका पता लगाना हो ज्ञान का, तो ज्ञान एक क्या हो जाता है, हमारे लिए साध्य का काम करता है, कड़ी का काम करता है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, हमारे उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इनका कहना है कि ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, जैसे शिक्षा का सिद्धांत या फिर समाजवाद का सिद्धांत, तो वो भी हमारे लिए क्या है, साध्य है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं, इसको एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, एक साध्य के रूप में ज्ञान वह होता है जिसे हम प्राप्त करते हैं। मतलब इनका कहना है ज्ञान साध्य कब हो जाता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं। जब तक ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जाता वो साध्य नहीं होता है। कोई भी नॉलेज साध्य कब हो जाती है, कोई भी हमारा जो ज्ञान है वो साध्य कब होता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको अर्जित करते हैं। ठीक है, ज्ञान संतत रूप से उपस्थित होता है, परंतु जब तक उसका अर्जन न किया जाए तब तक हम उसको अपने लिए या फिर समाज के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। इनका बिल्कुल ये साफ कर रहे हैं कि नॉलेज क्या है, एक फ्री इन्वायरमेंट में हमें मिलती है। कोई भी नॉलेज जब तक हम अर्जित नहीं कर लेते हैं, या फिर जिसको हमें अप्लाई करना है किसमें, खुद के लिए या फिर समाज के लिए, जब तक हम उसको अर्जित नहीं कर लेते, ना तो हम अप्लाई कर सकते हैं खुद पर, ना ही हम समाज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि जब तक अर्जन न किया जाए किसी भी नॉलेज का, हम उसको कहीं भी अप्लाई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक जो नॉलेज होती है वो साध्य कब होती है, जब हम उसको अर्जित करते हैं। ठीक है, कहीं से उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति परंपरागत रूप से एक साध्य ही है, जिसके प्राप्ति प्राचीन काल से घर के सदस्यों द्वारा होती थी। फिर गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के लिए मौखिक
प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखित प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। अब इनका कहना है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, पहले क्या था, प्राचीन काल में घर के जो बड़े बूढ़े होते थे उनसे हम ज्ञान, जो नॉलेज है वो ग्रहण करते थे। उसके बाद गुरुकुल की जो प्रणाली आई वहाँ से हमने सीखा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मौखिक जो प्रणाली आई थी गुरुकुल में उससे हमने सीखा। उसके बाद लिखित प्रणाली आई, फिर हम सीखते चले गए। उसके बाद क्या है, प्राचीन काल की तुलना में आधुनिक समय में मशीनों के प्रयोग के कारण ज्ञान प्राप्ति की विषय वस्तु में लगातार वृद्धि और परिवर्तन होता जा रहा है। पहले क्या था, ओरली हम ज्ञान की प्राप्ति करते थे। गुरु जो है, गुरुकुल जो होते थे, गुरु एक पेड़ के नीचे हमें नॉलेज देते थे, बच्चों को नॉलेज देते थे, तो क्या बच्चे ग्रहण करते थे उस चीज़ को, तो वो एक साध्य के रूप में होता था। उसके बाद क्या है, लिखित में होने लगी, बुक्स आपकी छपने लगी, बुक से बच्चे नॉलेज ग्रहण करने लगे, और जो नॉलेज उनको ग्रहण की जाती थी, जो उनको समझाया जाता था बुक्स के माध्यम से, वो एक साध्य के रूप में होता था। लेकिन अब ये कहते हैं कि प्राचीन काल की तुलना में अभी जो हम नॉलेज ले रहे हैं, सबसे पहले तो सिर्फ ओरली ली जाती थी, लिखित में ली जाती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, अभी सिर्फ बुक से ही काम नहीं चलता। जैसे अभी आप यूट्यूब से नॉलेज ले रहे हो, अलग अलग एजुकेशनल ऐप हैं, एम लर्निंग के माध्यम से आप सीख रहे हो, तो अब तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हम नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो जहाँ से भी हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, तो वो उस टाइम पर क्या होती है, एक साध्य के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये देखिए। उदाहरण के लिए आजकल विद्यार्थियों में दिए जाने वाले ज्ञान का क्षेत्र पहले की तुलना में अत्यधिक विस्तृत हो गया है, अर्थात ज्ञान एक साध्य के रूप में अति विस्तृत हो गया। मतलब पहले ज्ञान क्या था, एक लिमिटेड एरिया था, कुछ ही क्षेत्रों में बच्चों को नॉलेज दी जाती थी, लेकिन अभी जो नॉलेज बच्चों को दी जाती है, जो बच्चे नॉलेज को ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, उसका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। ठीक है, तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। तो उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में है। ज्ञान एक संज्ञानात्मक क्या होती है, जितने भी हमारे मेंटली जो प्रोसेस होता है, जो हमारे सोचने की जो प्रक्रिया होती है, उसके रूप में है। ठीक है, तो ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। ओके, नॉलेज एज ए कोग्निटिव प्रोसेस। ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे हम मानसिक योग्यताओं की सहायता से अर्जित करते हैं। ज्ञान को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया निम्नलिखित ढंग से इसका क्या योगदान देती हैं। तो क्या है, किसी के पास अगर कोई समझना चाहता है, उसके पास समझने की क्षमता है, तो वो नॉलेज को ग्रहण कर सकता है। अगर किसी के पास समझने की क्षमता ही नहीं होगी तो वो नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकता। कोई मेंटल रिटार्टेड बच्चा है, उसको कितना ही हम समझा ले, लेकिन उसके दिमाग में इतना स्टोर जो होता है कि हमारी जो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि वो स्टोर कर ले। तो क्या है, ये क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये, जो हमारे दिमाग से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, अनुभूति के माध्यम से हम सीखते हैं। तो ये कहते हैं कि जो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं वो अनुभूति के माध्यम से करते हैं। जब हम किसी घटना या फिर प्रक्रिया या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अर्थात सोच समझकर देखते हैं, तब जो निष्कर्ष लिया जाता है, अवलोकन प्राप्त होता है हमें, वो क्या है, वो हमारी नॉलेज बन जाती है। मतलब इनका कहना है कि जो हम डायरेक्ट देखते हैं, हम प्रत्यक्ष जो हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, या फिर किसी के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद में लास्ट में हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या होती है, हमारी नॉलेज बन जाती है। ठीक है, आप अपने सामने कुछ भी ऐसा होते हुए देख रहे हो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसके बारे में आप सोचोगे, समझोगे, उसका आप लास्ट में इवैल्यूएशंस करोगे, लास्ट में निष्कर्ष निकालोगे, और उसके बाद आपकी क्या वो नॉलेज बन जाएगी। अगर आपके काम की होगी तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आपके लिए क्या बन जाएगी, नॉलेज बन जाएगी। और वो कहाँ पर होगी, कोग्निटिव के अकॉर्डिंग ही होगी। ये हमारी क्या होगी, कोग्निटिव प्रोसेस। सोचना समझना कहाँ से होता है, कोग्निटिव प्रोसेस से होता है, हमारे मेंटली प्रोसेस से होता है। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। ज्ञान की स्थिति में आने के लिए अवलोकन या फिर निष्कर्ष को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। अब ये तार्किक क्या है, तार्किक का मतलब होता है लॉजिक लगाना, रीजनिंग लगाना। आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए होंगे ना, अपने आप करते हो। सोचने समझने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कहाँ से होता है,
अपने दिमाग से होता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना समझना स्टार्ट कर देते हो, लॉजिक लगाना जब आप स्टार्ट कर देते हो, तो आपके लिए क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है और वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और वो क्या होती है, एक क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि परिभाषित करने के योग्य बनाती है नॉलेज। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए इसको परिभाषित करना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषित करने योग्य बातों को ही ज्ञान माना जाता है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी परिभाषा के रूप में, मतलब जब आप कोई व्यूज़ देते हो तो आपकी क्या बन जाती है, परिभाषा बन जाती है। तो जो आपके पास जो नॉलेज है उसका जब आप यूज़ करोगे, आपसे व्यूज़ मांगे जाएंगे, तो आपके व्यूज़ क्या हो जाएंगे, परिभाषा बन जाएंगी, और वो कहाँ से होगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुसार होगा, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज को क्या करते हो, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में उसका यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर किसका, नॉलेज का। तो कंप्लीट हो गया हमारा आज का ये टॉपिक, नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज क्या है, क्या उद्देश्य हैं नॉलेज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।